इंडियन नेशनल कांग्रेस। आईएनसी एक्चुअली पहले, बेटा बातचीत मत करो बीच में, आईएनयू थी, इंडियन नेशनल यूनियन। ये हमारे देश की बनी पार्टी थी और एक आदमी थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ध्यान से सुनना इस कहानी को। इन्होंने पढ़े लिखे थे, बनर्जी, बोस और घोष सरनेम आपको बंगाल साइड में मिलेंगे। तो ये एक पढ़े लिखे आदमी थे। इन्होंने उस ज़माने में एक यूनियन बना दी, नाम रखा इंडियन नेशनल यूनियन। ये 1884 की घटना है। फिर इन्होंने कहा भाई मैं इसकी मीटिंग रखूँगा, तो मीटिंग रखने को डिसाइड किया है, अगले साल मीटिंग रखेंगे, अगले साल तक कुछ मेंबर्स को जोड़ लेंगे। वो मीटिंग डिसाइड हुई 1885 में, लेकिन कहते हैं भैया जो नियति में लिखा है वही होगा। उस मीटिंग में ये खुद नहीं पहुँचे। जब आईएनयू की मीटिंग हुई तो उसमें ये नहीं पहुँचे और वहाँ पहुँचे 72 सदस्य। और वहाँ एक सबसे बुजुर्ग आदमी जिनका नाम था दादा भाई नौरोजी, उन्होंने कहा कि आईएनयू को इंडियन नेशनल यूनियन से चेंज करके आईएनसी बना देते हैं। सी का मतलब कांग्रेस और आई का एज इट इज़ इंडियन नेशनल यूनियन अब क्या बन गई, कांग्रेस। एक्चुअल में कांग्रेस वर्ड हमारा नहीं है, तुम्हारे दिमाग में एक पार्टी आती है, पर कांग्रेस बेसिकली ग्रुप ऑफ पीपल होता है, इंपॉर्टेंट लोगों के समूह को, दल को कांग्रेस कहा जाता है। तो ये वर्ड इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे देशों में ये वर्ड इस्तेमाल होता है। बहुत सारे देशों की संसद का नाम ही कांग्रेस है, जैसे हमारी संसद ना पार्लियामेंट, ऐसे वहाँ की संसद का नाम कांग्रेस होता है। तो इसका मतलब था ग्रुप ऑफ पीपल। अब अगर ध्यान से देखें तो लोग ही तो इकट्ठे हुए थे यहाँ। कितने लोग इकट्ठे हुए थे? तो ये कहा कि यूनियन नहीं कहते, हम इसका नाम रख देते हैं आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये सजेशन किसने दिया? जिसकी ये ओरिजिनली संस्था थी वो तो आया ही नहीं। कौन नहीं आया? और इस तरीके से आपके देश में आईएनसी की पहली बैठक मान ली गई कि ये आईएनसी की पहली बैठक हो गई। इस बैठक के पीछे ना दो अंग्रेज़ों का भी दिमाग और काम चल रहा था। अब ध्यान से बोर्ड पे देखो, एक अंग्रेज़ है जो लॉर्ड है। लॉर्ड है तो आपका देश संभालता होगा, हेड होगा, उसका नाम है लॉर्ड डफरिन। अब आप सबको पता है कि हमारे देश में 1857 के रिवोल्ट के बाद यहाँ जितने लोग आते थे उन सबको हम कहते थे ये भारत में वायसराय, इन प्लेस ऑफ किंग आए हैं। और उन सब के नाम के आगे लिखा होता था लॉर्ड, क्योंकि वो जिस संस्था से ब्रिटेन में उठ के यहाँ आते थे उसका नाम था संस्था का हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो आपके यहाँ जो आया तो आपने उसके नाम के आगे लॉर्ड लिख दिया, इसीलिए अंग्रेज़ों के नाम के आगे लॉर्ड शब्द का इस्तेमाल किया गया था। हम बहुत लोग सोचते हैं कि लॉर्ड क्यों कहते हैं, भगवान क्यों कहते हैं, वो इस कारण से कहते हैं। तो लॉर्ड डफरिन 1885 में जब आपकी ये कांग्रेस बनी, जो वास्तव में इंडियन नेशनल यूनियन थी, तब यहाँ के हेड थे। तो बहुत लोग कहते हैं कि डफरिन का कहीं ना कहीं एक मन रहा होगा तभी बन पाई, ना मन होता तो कैसे बनती। कुछ लोग कहते हैं कि इन्हीं का मूल विचार था, इनके मन में ये बात थी, इनका थॉट था, लेकिन इन्होंने ये खुल के स्पष्ट नहीं कहा। इनके बिहाफ पे काम किया एक दूसरे आदमी ने, जिसका नाम है ये अपना क्या नाम है इसका, A.O. ह्यूम। अब ये ह्यूमस नहीं बेटा, ह्यूम है। ह्यूमस तो हमारे यहाँ वो जो खाद होती है उसको इस्तेमाल करते हैं ना, तो A.O. ह्यूम है, ऑक्टेवियन ह्यूम है इसका नाम। ये आदमी एक अंग्रेज़ है, और अंग्रेज़ भी बेसिकली क्या है, ये अंग्रेज़ों के देश का नहीं है, ये स्कॉटलैंड का है। हम सब जानते हैं अंग्रेज़ बहुत चालाक हैं, इन्होंने अपने देश में भी आसपास के लोगों पे कब्जा कर रखा है। जैसे अगर एक पट्टी को आप मैप में देखते हैं जिसको आप यूके कहते हैं, तो इसमें नीचे एक जगह है जिसको वेल्स कहा जाता है, उसके ऊपर एक शहर है इंग्लैंड, और उसके ऊपर है स्कॉटलैंड, और इस तरफ का हिस्सा है ये आयरलैंड। तो इन इंग्लैंड वालों ने बड़ी चालाकी से, समझदारी कह लो, चालाकी कह लो, इन्होंने पहले इनको कहा कि भैया तुम्हारा देखो सब कुछ हमारे जैसा है, रंग रूप कदकाठी सब एक जैसा है, हम एक ही हिस्सा बन जाते हैं। तो इन लोगों ने इनके अंडर रहना, ठीक है भैया तुम और हम एक जैसे, यही बात इनकी बुद्धि में डाल दी। और ऐसे करते करते इस ब्रिटेन, जिसको आप कहते हो ग्रेट ब्रिटेन, इसने इन सबको अपने अंडर ले लिया। इंग्लैंड ब्रिटेन का ही तो शहर है, तो ब्रिटेन इन सब का मुखिया बन गया और इसने अपना नाम कर लिया ग्रेट ब्रिटेन। तो ब्रिटेन कहें तो सिर्फ इतना हिस्सा था, लेकिन ग्रेट ब्रिटेन में ये सब आ गए। फिर धीरे धीरे इसने सोचा अड़ोसी पड़ोसी पे भी कब्जा कर लेता हूँ, और इसने आयरलैंड में जाके ये बातचीत की, तुम हमारे जैसे हो हम तुम्हारे। नहीं नहीं, तुम अलग हम अलग, हम तुम्हारी बातों में आएंगे नहीं, स्कॉटलैंड आ गया होगा।
तो इसने सोचा कैसे इसके घर में कलेश कराऊं, इनकी लड़ाई करवा दी क्रिश्चियंस की आपस में। आप सबको पता होगा हर धर्म में आगे जाके बंटवारा होता है, जैसे हिंदू धर्म में भी वैष्णव धारा अलग है और ये अपना शिव जी के शैव वाले अलग हैं, ऐसे हीनयान महायान सुने ना सबने, ये शिया सुन्नी दिगंबर श्वेतांबर। तो इन क्रिश्चियंस में भी एक थे पुराने ईसा मसीह की बातों को एज इट इज़ फॉलो करने वाले, और दूसरे थे जो उनकी बातों को समय के अनुसार काटने वाले। तो एक जो पुराने वाले थे ना, इनको कहा जाता है कैथोलिक। कैथोलिक्स के देखें चर्च, कैथोलिक चर्च लिखा होता है। और दूसरी विचारधारा जो नौजवान लड़के जिसके पीछे चल पड़े थे वो कहलाए प्रोटेस्टेंट। प्रोटेस्टेंट क्यों कहलाए? क्योंकि उन्होंने प्रोटेस्ट किया, एक तरह से विरोध किया पुरानी बातों का और कहा भैया ज़माना बदलेगा। ईसा मसीह ने ये नहीं कहा था कि रिजिड होके बैठ जाना, समय के साथ बदलाव ज़रूरी है। तो इनके घर में कलेश करा के और इन ऊपर वालों को पता नहीं कैसे बरगलाया, इन्होंने बहलाया फुसलाया और अपने फेवर में कर लिया। तो ये जो ऊपर का हिस्सा था ना आयरलैंड का, उत्तरी आयरलैंड, इसने कहा मैं भी इनकी बातों से सहमत हूँ, इनके जैसे काम करूँगा। तो फिर ये तीनों प्लस आयरलैंड का उत्तरी हिस्सा, इसे नाम दे दिया गया यूनाइटेड किंगडम। इन सब का राजा महाराजा महारानी एक हैं, जो वास्तव में किसके हैं? इंग्लैंड के। यूनाइटेड क्यों कहते हैं समझ में आ गया? ये सारी कहानी है ब्रिटेन की, या इंग्लैंड कह लो, ब्रिटेन कह लो, यूके कह लो, कुछ भी कह लो। अब सोचो ये सब अपने आप को एक मानते हैं, पर हम सब जानते हैं इनका लीडर तो यही है, इससे ऊपर तो कुछ नहीं है। तो स्कॉटलैंड के लड़के भी उस ज़माने में सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम देते थे। इन सबको सिखा रखा था कि हम राज कर रहे हैं और तुम भी पढ़ोगे तो तुम भी राज करोगे इंडिया पे। तो स्कॉटलैंड का एक आदमी जिसका नाम है A.O. ह्यूम, जब ये नौजवान था इसने मेहनत की और ये पेपर पास करके इंडिया में एक बड़े अधिकारी के रूप में आ गया। जब ये आ गया तो कुछ साल काम करके रिटायर भी होगा आदमी, हर आदमी के एज के बाद रिटायर होगा। रिटायर हुआ तो फिर इसने एक तरह से बढ़ावा दिया कि कांग्रेस बननी चाहिए। एक्चुअल में मूल विचार था डफरिन का, लेकिन डफरिन सामने नहीं आए। सामने किसका नाम आया? अब ये रिटायर्ड अधिकारी है। आगे जाके पता क्या हुआ? कुछ साल तो ठीक चला, बाद में इस A.O. ह्यूम ने, इसके पड़ोस में था ना ये बड़ा सा भी मैंने एक बनाया था, क्या था जो नहीं मान रहा था इनकी बात? आयरलैंड। यहाँ पे ना एक खास चीज़ थी, यहाँ के क्रांतिकारी। जब ब्रिटेन इन पे पूरों पे कब्जा करने के चक्कर में था तो यहाँ के लोकल कुछ जवान लड़कों ने क्रांति का रास्ता इख्तियार किया और उन्होंने अंग्रेज़ों का मर्डर करना स्टार्ट कर दिया। तो अंग्रेज़ इनसे चिढ़ते थे और आयरलैंड की क्रांति की जो विचारधारा थी कि इनसे क्यों इनके पीछे बैठे रहते हो और क्यों इनको अपने से सुपीरियर समझते हो, इनको मारो, ये बात उड़ते उड़ते पूरी दुनिया में फैलने लगी। तो आयरलैंड के क्रांतिकारियों से प्रभावित थे हमारे देश के भी भगत सिंह। और भगत सिंह से लगभग 100 साल पहले 1807 में वहाँ इस तरह के लड़के जन्मे थे जिन्होंने सरकार के खिलाफ विद्रोह का झंडा बुलंद किया था। तो आगे जाके ना जब ये आदमी A.O. ह्यूम अपने देश से अलग आयरलैंड की थोड़ी बड़ाई करेगा तो फिर ये बात इंग्लैंड वालों को रास नहीं आएगी और खुद डफरिन कहेगा कि इसका दिमाग चल गया, ये मूर्ख है, ये पागल है, ये धूर्त है। ऐसी किताबों में लिखी हैं बातें। तो कहाँ तो दोनों एक टारगेट लेके आगे बढ़ रहे थे कि कांग्रेस बनाएंगे। विचार इसने दिया, नाम इसने दिया, लेकिन आगे जाके जब ह्यूम ने कहा कि क्रांति का रास्ता भी गलत नहीं है तो फिर डफरिन ने कहा कि ये घटिया आदमी है, ये गद्दारी कर रहा है हमारे देश के साथ। तो दो अंग्रेजों का नाम, जैसे दो इंडियंस का नाम था ना, किस किस का? सुरेंद्र का और दादा का। सुरेंद्र ने तो काम किया था, स्टार्टिंग में क्या बना दी थी? INU। इसी की बैठक आगे जाके बनी INC। ये सी नाम, सी मतलब क्या है? कांग्रेस। कांग्रेस मतलब ग्रुप ऑफ पीपल। ये नाम किसने दिया है? दादा। दादा को ये अंग्रेजी नाम कैसे आया? क्योंकि दादा पढ़े लिखे थे, घूमते रहते थे, वो जानते थे कांग्रेस का मतलब है, महत्व है, तो उन्होंने नाम दिया कांग्रेस। ये हो गए हमारे सामने 4 लोग, 2 अंग्रेज और 2 इंडियन। अब जब इसकी बैठक हुई ना कांग्रेस की पहली, तो उसमें पहला अध्यक्ष बना जो, वो 5वां एक कैरेक्टर है इसी संस्था से जुड़ा जिसका नाम है WC बनर्जी। तो 5 क्वेश्चन बन गए इस एक लाइन के ऊपर। वो 5 जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर तुम्हें टिक करना है। कौन कौन सा नाम है? सबसे पहले मैंने नाम किसका लिया? डफरिन का। फिर मैंने नाम लिया अंग्रेजों में A.O. ह्यूम का। फिर मैंने नाम लिया अपने यहाँ पर सुरेंद्र नाथ बनर्जी, SN बनर्जी। फिर मैंने नाम लिया दादा का और लास्ट नाम लिया WC का। जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर। अगर वो कहें मूल विचार किसका था? डफरिन का। लेकिन सामने कौन लाया? पहली बैठक जो हुई उसमें कौन नहीं पहुंचा?
लेकिन एक्चुअल में तो संस्था इसी ने बनाई थी। इसने किस नाम से बनाई थी? जिसको आईएनसी नाम किसने दिया? उसमें कितने मेंबर पहुंचे और उनका हेड कौन बना? तो जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर। क्लियर सबको? ये इस तरह से संस्थाएं काम करने लगी। शुरू शुरू में ना इसको अंग्रेजों ने बढ़ावा दिया, ये कह के कि हाँ ये प्लेटफॉर्म है बहुत अच्छा, आके इस पे बातें करो। कारण था, मैंने आपको दो बताए होंगे विचार। एक सोच रहे थे कि ये हमारे लिए सेफ्टी वाल्व की तरह काम करेगी। ये मैंने समझाया था आपको। सेफ्टी वाल्व क्या काम करती है? प्रेशर कुकर में अगर कभी उसकी विसल ना आए, प्रेशर मेंटेन हो, तो उस ढक्कन पे एक छोटी सी वाल्व होती है, वो अंदर गिर जाएगी ताकि प्रेशर क्रिएट होकर ब्लास्ट ना हो, कोई मरे ना। तो लोगों की भावनाओं को बाहर निकालने के लिए वो बड़ी क्रांति, विद्रोह ना करें जैसे हमने 1857 में किया, उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिले। तो सेफ्टी वाल्व की तरह ये प्लेटफॉर्म था। लोग जाएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, अपनी भड़ास निकालेंगे, इमोशनल जो उनको फील हो रहा है कहेंगे, वापस घर आके चैन की सांस लेंगे, सोएंगे आराम से, फिर हमारे खिलाफ क्रांति नहीं करेंगे। ये थॉट था A.O. ह्यूम का। लेकिन हम इंडियंस भी इतने बेवकूफ़ नहीं हैं, हम भी अपनी एक अलग सोच डेवलप कर रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस बनती है तो हमें बहुत फ़ायदा है। कैसे? हम लोगों पे अंग्रेज़ों के गुस्से की गाज गिरी थी 1857 की क्रांति में। हमारे सारे बड़े लीडर्स दिल्ली में बिल्कुल भरे चौक में फांसी पर लटका दिए थे। तो हमें भी डर था कि भैया ऐसे सारे लीडर्स मरते जाएंगे तो हम तो बिल्कुल देश में कोई लीड ही करने वाला नहीं बचेगा। हमें फील होता था कि कांग्रेस हमारे इंडियंस के लिए तड़ित झंझा के रूप में काम करेगी। तड़ित झंझा क्या होता है? जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आपने देखी हैं, बिजली गिरती है तो बिल्डिंग्स डैमेज नहीं होती, खत्म नहीं होती। कारण उन सब में इस तरह की फिटिंग कर दी जाती है ना कि वो बिजली एकदम से जैसे अगर गिर भी जाए तो तुरंत वो अर्थ के उसमें कन्वर्ट होकर नीचे चली जाए ज़मीन पे। हमने कांग्रेस को अंग्रेज़ों के गुस्से से बचने और ये हमें ख़त्म ना कर दें, हमारे लीडर्स को झूठ मूठ के मामलों में फंसा के, हमने इसको ऐसे इस्तेमाल किया। तो हमें दिखा कि ये हमें अंग्रेज़ों के गुस्से की गाज से बचा लेगी। गाज मतलब बिजली। उन्होंने सोचा हम सेफ रहेंगे, ये इंडियंस पागलों की तरह इकट्ठे होकर क्रांति नहीं करेंगे। दोनों की अपनी समझ थी। इंडियंस इसको यूज़ करना चाहते थे तड़ित झंझा की तरह कि जो हमारे ऊपर गुस्सा ना एकदम से हमारे यहाँ मार काट ना बजे, और अंग्रेज़ अपनी सेफ्टी वाल्व की तरह। दोनों का म्यूचुअल फ़ायदा था, इसीलिए कांग्रेस को बढ़ावा मिला। शुरू में कांग्रेस का जो स्वरूप था ना, वो कहते हैं धर्मनिरपेक्ष था। कारण अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति पाति के आदमी इसमें अध्यक्ष बनेंगे। जैसे इसमें दादा को अध्यक्ष बनाया जाएगा सेकंड टाइम में। पहला अध्यक्ष कौन बना? भी पीछे लिखा था, डब्ल्यू सी बनर्जी के बाद, बनर्जी हिंदू थे, फिर बने दादा थे पारसी, फिर बने बदरुद्दीन तैयब जी मुसलमान, फिर बने जॉर्ज यूले अंग्रेज क्रिश्चियन। इसका मतलब हिंदू भी बने, मुस्लिम भी बने, क्रिश्चियन भी बने, पारसी भी बने। अगर ध्यान से देखें तो ये तीनों माइनॉरिटी तो कहलाते हैं। आपके देश में दो ग्रुप है ना, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी। सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेन किया ना कि 6 कम्युनिटीज़ को माइनॉरिटी का दर्जा दिया। किस किस को? मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी। इस टाइम सुप्रीम कोर्ट एज सच नहीं था, लेकिन फिर भी अगर आज सुप्रीम कोर्ट इनको माइनॉरिटी कह रहा है तो भी तो माइनॉरिटी रही होंगी ना, संख्या कोई घटी तो होगी नहीं। इसका मतलब माइनॉरिटीज़ को भी इम्पोर्टेंस दी गई, सिखों को भी इम्पोर्टेंस दी गई, हिंदुओं को भी, मुसलमानों को भी, पारसियों को भी। इसीलिए हर आदमी कांग्रेस को पसंद करने लगा। और देखते देखते कांग्रेस के नंबर ऑफ जो इसके ये होते हैं ना, जो काम करने वाले आदमी होते हैं, कार्यकर्ता, ये बढ़ते गए। स्टार्टिंग हुई थी 72 से, देन 400 प्लस, फिर 600 प्लस, 800 प्लस, और कुछ समय बाद तो गिनती कर ही नहीं पाए, इतनी भीड़ इकट्ठी होने लगी। इसने 20 साल काम किया, बहुत शांत तरीके से हर चीज़ को एप्लीकेशन फॉर्म में लिख के ले जाते, और जो सबसे बड़ा अधिकारी था वायसराय, उसको दे आते। वायसराय इनको बैठाता, चाय पानी पिलाता, और जैसे ही ये निकलते कमरे से बाहर, इनकी एप्लीकेशन को बिना पढ़े ऐसे करके जैसे कबाड़ हो और कूड़े की रद्दी की टोकरी में फेंक देता। उसने 20 साल तक किसी वायसराय ने हमारे ऊपर ध्यान नहीं दिया। लेकिन उन 20 सालों में पता है क्या हुआ? लोगों के दिमाग में नए नए आइडियाज़ आने लगे। ये 72 लोग जिन्होंने स्टार्ट किया था काम, ये जानते थे कि अभी इंडियंस का दिमाग उतना मैच्योर नहीं है कि वो क्रांति करें। इन्होंने लोगों को मेंटली प्रिपेयर किया, और जब मेंटली प्रिपेयर किया तो लड़ाई नहीं करनी थी। तब कौन से वादी चल रहे थे? उदारवादी। इन्हीं को हम कहते हैं, बहुत ये काइंड हार्टेड टाइप के लोग थे, एप्लीकेशन लिखते थे। इनको फेथ था कि शायद अंग्रेज हमारा भला करेंगे।
अगर ये फेथ ना करते तो अंग्रेजों का कुछ नहीं उखाड़ सकते थे, अंग्रेजों का कुछ नहीं बिगड़ना था। अंग्रेज तो 2 मिनट लगाते खत्म कर देते। तो एक तरह से हम सेफ बैठे रहे, हमारे ऊपर अंग्रेजों की गाज नहीं गिरी। और उन 20 सालों में उदारवादियों ने लोगों तक अलग अलग आइडियाज फैला दिए कि हमें क्या करना चाहिए, एक बैकग्राउंड तैयार कर दिया। इस बैकग्राउंड का फायदा उठाया आगे जाके नौजवान लड़कों ने, जिनमें 3 के नाम तुम जानते हो, लाल, बाल, पाल। तो उदारवाद ने ना बैकग्राउंड क्रिएट करने का काम किया। एकदम से क्रांति कोई नहीं कर सकता, क्रांति